के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो एक मील का पत्थर स्थापित हो रही है कानून व्यवस्था की दृष्टि से। और जो आज आपके माध्यम से सूचना मिल रही है, आपके जरिए सूचना मिल रही है कि बड़ी कार्रवाई की है एसटीएफ यूपी एसटीएफ ने। आप लगातार देखिए तो प्रयागराज की घटना रही हो, चाहिए मेरठ में, आसपास के क्षेत्रों में आतंक के तौर पे इस बदमाश का नाम लोग जानते थे, अपराधी का नाम जानते थे। और निश्चित तौर पे इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल टूटता है और तमाम सारे लोग घटनाओं में जो वादी होते हैं, जो शिकायतकर्ता होते हैं, जो पीड़ित होते हैं और जो गवाह होते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो रहा है। निश्चित तौर पे बड़ी कार्रवाई। लेकिन चलम मणि जी, क्योंकि जब भी मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होता है, अपराधी मारा जाता है, तो उसके बाद सवाल ये उठते हैं कि जिंदा क्यों नहीं पकड़ा जाता है। जिंदा पकड़ा जाएगा तो कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, उनके नेक्सस को तोड़ने में मदद मिलेगी। देखिए, ये सवाल ऐसे लोग उठाते हैं जिनकी कहीं ना कहीं से सहानुभूति ऐसे माफियाओं और ऐसे अपराधियों के प्रति होती है। उनकी सहानुभूति उनके प्रति क्यों नहीं होती है जो इन माफियाओं का शिकार होते हैं। तमाम सारे बेगुनाह लोग, तमाम सारी महिलाएं हैं, तमाम सारी बेटियां हैं जो अपने पिता को खोती हैं, अपने भाई को खोती हैं। तो ये सवाल उठाने वाले लोगों को उनकी भी चिंता करनी चाहिए। अगर उनकी सहानुभूति आम लोगों से होती तो वो इस तरह के सवाल नहीं उठाते। और सबसे बड़ी बात यह है, एक पुलिस वाला भी किसी परिवार का ही होता है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। उस पर अगर कोई अपराधी गोली चला रहा है तो कानून उस पुलिस वाले को अधिकार देता है कि उस पर गोली चलाने वाले को वह भी गोली चला सके। बिल्कुल यही बात यूपी एसटीएफ के एडीजी ने भी कही कि वो पुलिस पर हमला करता है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई होती है। चलम मणि जी, ये इसलिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि निकाय चुनाव को ये प्रभावित कर सकता था। निश्चित तौर पे पूरा एक हिस्ट्री शीट है इसकी, पूरा एक गैंग चार्ट है और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बहुत खतरनाक क्रिमिनल के तौर पे रहा है। पुलिस के लिए सिरदर्द बनता रहा है हमेशा से और कई सरकारों में तो उसको संरक्षण मिलता रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो पॉलिटिकल शेल्टर मिलता रहा। आसपास के क्षेत्रों से वसूली करना, फिरौती मांगना, रंगदारी वसूलना और तमाम तरह की जो जघन्य घटना है उनको अंजाम देना। यूपी पुलिस माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार लगी थी कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे लगता है कि उसी में सफलता मिली, उसी में कामयाबी मिली है। ठीक है शलभ जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो से असद का एनकाउंटर हुआ था, उसके पास से इंटरनेशनल हथियार मिले थे, इसके पास से कुछ अभी हथियार बरामद हुए हैं एनकाउंटर के दौरान? अभी आपने इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए किया, डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके बाद में डिटेल प्रेस रिलीज हम जारी करेंगे। प्रशांत जी, एक और बात कही जा रही है कि अनिल दोजाना इस कोशिश में था कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित कर सके। इस तरह के इनपुट्स स्थानीय पुलिस की ओर से दिए जा रहे थे, तो इस बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? इस तरह के अपराधी अपना वर्चस्व बनाने के लिए सभी चीजों में लिप्त रहते हैं और स्थानीय जो चीजें रहती हैं उसमें लगातार इनका प्रभाव रहता है। तो अभी जब चीजें हम डिटेल प्रेस रिलीज जारी करेंगे उसमें सभी चीजों का उल्लेख करेंगे जी। और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कहाँ छिपा हुआ था निकलने के बाद जेल से, क्योंकि जब ये जेल से जमानत पर बाहर आया 2 अप्रैल को, स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं मिली थी। स्थानीय पुलिस तब से छापेमारी कर रही थी इसे पकड़ने की कोशिश और फिर एसटीएफ जुड़ जाती है। कहाँ छिपा हुआ था, इस बारे में कुछ खबर है क्या? नहीं, देखिए ये सभी चीजें स्थानीय पुलिस, एसटीएफ, एटीएस सभी आपसी समन्वय के साथ या अन्य जो एजेंसियां हैं सभी अपने समन्वय के साथ काम करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है, ऐसी चीजें नहीं रहती। और यूपी पुलिस एक यूनिट के रूप में काम करती है और सभी माफियाओं पे आपने देखा होगा कि जिस तरह से कड़ा प्रहार हो रहा है उसी की अगली कड़ी है। और उस समय भी बताया गया था, मैं आगे भी बताना चाहूंगा कि माफियाओं के विरुद्ध शासन की जो नीति है और कड़ी कार्रवाई ऐसे ही आगे जारी रहेगी। प्रशांत जी, वाकई एक के बाद एक कई कामयाबियां आपकी झोली में आ रही हैं। इसके बारे में, दुजाना के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना खतरनाक था। 62 से ज्यादा ये तो नंबर है कि मामले दर्ज थे, लेकिन किस तरह की वारदात में ये इन्वॉल्व था? ये तो सभी तरह की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था। सबसे बड़ी बात तो इसके साथ यही थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर था और बहुत ही शातिर अपराधी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये नोन माफिया था और इंटरस्टेट घटनाएं भी किया करता था। प्रशांत जी, आपकी खुद डायरेक्ट बात हुई क्या एसटीएफ की उस टीम से जिन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया? नहीं, हमारे सभी बहादुर साथी अपने मौके पर हैं और हमारी एसटीएफ के जो प्रमुख हैं एडीजी, उन्होंने ये बात बताई है और अभी सभी चीजें हम प्रेस के साथ डिटेल शेयर करेंगे। जी, प्रशांत जी हमारे साथ बने रहें। अनुपम मिश्रा भी, हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम,
अनुपम, सवाल कीजिए अब अपना। बिल्कुल बिल्कुल मेनका जी, मैं प्रशांत जी से पूछना चाहता हूं। प्रशांत जी, जयचंद मर्डर केस में जो गवाह है, उनकी पत्नी है संगीता, उनको धमकी दी गई थी, जिसके बाद तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा गया है। मेरठ में मुठभेड़ में यह मारा गया है। आप समझिए 18 से ज्यादा इसके खिलाफ हत्या के केस दर्ज थे। रंगदारी, लूट, हत्या, अपहरण के मामले इस पर दर्ज थे। 62 मामले दर्ज थे और 2 अप्रैल को ही ये जमानत पर रिहा हुआ था। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। ग्रेटर नोएडा का ये रहने वाला है और जब ये जेल से बाहर आता है उसके बाद गवाहों में डर का माहौल था, क्योंकि ये कुख्यात अपराधी जिसका पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा आतंक था और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर था। ऐसे में कई टीमें पिछले काफी समय से काम कर रही थी, क्योंकि इसकी नेपाल भागने की भी आशंका थी। ऐसे में जब इसके मेरठ में होने की सूचना मिलती है और इसके गिरोह के बारे में भी यूपी एसटीएफ को कई अहम जानकारियां मिली हैं, लेकिन इसके पास से क्या हथियार मिले हैं, जब ये जमानत पर बाहर आया उसके बाद ये कहां रहा, ये किन किन लोगों के संपर्क में आया, किन किन लोगों ने इसकी मदद की, अब यूपी एसटीएफ उन लोगों तक भी पहुंचेगी। लेकिन इस गैंगस्टर का मारा जाना ये यहां पर बहुत बड़ी कामयाबी है। पूरे 25 के गठन के, और आज ही हमारी मेरठ की टीम ने अनिल दुजाना को मार गिराया। ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि इसका काफी आतंक पश्चिमी यूपी में और आसपास के क्षेत्रों में रहा है। अमिताभ जी, जाहिर सी बात है आप अपनी टीम की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन सवाल कई उठेंगे। सभी एनकाउंटर, हर एक एनकाउंटर के बाद सवाल उठते हैं, इस बार भी उठेंगे कि आखिर ढेर ही क्यों हो जाते हैं अपराधी, उन्हें पकड़ने में टीम कामयाब क्यों नहीं हो पाती है? हर वर्ष हम सैकड़ों ऑपरेशन करते हैं और अधिकांश क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। बहुत कम ऐसे अपराधी हैं जो, खास करके जो पुलिस पर गोली चला देते हैं, जो बहुत ही दुर्दांत किस्म के हैं, उन्हीं के साथ मुठभेड़ें होती है। मेरे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि कैसे ये जमानत पर छूटता है, उसके बाद इसको पकड़ने के लिए टीमें बनाई जाती है, और खास बात यह है कि जब भी इसको पुलिस पहले पेशी पर लेकर के जाती थी तो बुलेट प्रूफ जैकेट इसको पहनाई जाती थी। जी बिल्कुल, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती थी। और क्यों पहनाई जाती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनाई जाती थी जसप्रीत, जरा इससे अंदाजा लगाइए कि 18 हत्याओं का मुकदमा अनिल दुजाना पर दर्ज था। इसके अलावा पश्चिम वही उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा कुख्यात ये बदमाश था कि ये फिलहाल जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, बताया जा रहा है कि इस निकाय चुनाव में को भी ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि कौन से इलाके से कौन खड़ा होगा और किसे जिताना है। तो इस तरीके से था। आज जैसे ही तड़के जानकारी मिली यूपी एसटीएफ को कि वो मेरठ पहुंचने वाला है अनिल दुजाना, क्योंकि पुलिस घात लगाकर बैठी हुई थी पहले से ही वहां पर, और अनिल दुजाना का जमानत पर रिहा होने के बाद, जब से अनिल दुजाना जमानत से रिहा हुआ उसके बाद पुलिस के पास लगातार कई शिकायतें हो रही थी। इससे पहले भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि 62 मुकदमे तो उस पर दर्ज है, लेकिन कई ऐसे मुकदमे हैं जो पुलिस को जानकारी होती है लेकिन वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई हिम्मत नहीं कर पाता है कि इस तरीके से बड़े माफिया गैंगस्टर पर मुकदमा दर्ज करने की। ऐसे में अनिल दुजाना को किसी भी तरीके से बिल्कुल, तो एक गैंगस्टर अमित जिसका आतंक था, एक गैंगस्टर जिस पर 18 से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज थे,